बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में क्वालिफायर मरहला स्टार्ट हो गया है। क्वालिफायर आज खेला जाएगा कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। ग्रुप स्टेज में अगर इन दोनों के टाक्कर की बात करें तो 23वां मैच हुआ इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान, वो कोयटा ने 2 विकेटों से जीता। और 26वां मैच जो हुआ वो कोयटा और इस्लामाबाद के दरमियान, वो ग्लेडिएटर्स ने 109 रन के बड़े मार्जिन से ये मैच जीतकर टेबल को टॉप करने में कामयाब हुई कोयटा की टीम। तो आज एक इंपॉर्टेंट मैच, जो जीता वो बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और जो हारा उसके पास एक और चांस होगा। यही टेबल की जो 2 टॉप टीम होती है उनको फायदा होता है कि एक मैच एक्स्ट्रा होता है, मार्जिन ज्यादा होता है। जो है कल एलिमिनेटर खेला जाएगा, उसमें से जो जीता उसका मुकाबला होगा आज के लूजर से, जो आज की टीम हारती है। इस सारी सूरत पर बात करनी है। और पाकिस्तान का स्क्वाड अगेंस्ट बांग्लादेश सीरीज वो अनाउंस कर दिया गया, T20 स्क्वाड, जिसमें बहुत से नए चेहरे हमने देखने में आए हैं। वो लड़के जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ था उनको मौका मिला, PSL में परफॉर्म किया उनको मौका मिला। इस पर डिटेल डिस्कशन होंगे। प्लस ग्रुप स्टेज मरहले में जिस बैटर, बॉलर और फील्डर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, वो ओवरऑल स्टैट्स जो है वो आप सबके सामने आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इस तमाम सूरत पर बात करते हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब, वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ अहमद सईद ने। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बट सब इंपॉर्टेंट मैच क्वालिफायर इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स। लाहौर की कंडीशंस और अच्छी खासी गर्मी है लाहौर में। क्या देख रहे हैं? प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है और अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट मासवाई वो 4 मैचेस जिसमें इस्लामाबाद लैग कर गया, वो जो ऑफ मिला बीच में उसको एंजॉय करता रहा और कोयटा को जो ऑफ मिला उन्होंने मेहनत की। अब ऑन पेपर कौन सी तगड़ी टीम लग रही है आपको? देखिए, मैच ब्रेक कैन बी गुड एंड ब्रेक कैन गो अदरवाइज एज वेल। और इस्लामाबाद ब्रेक के बाद जब आई थी तो बिल्कुल वो कह लें कि दे डिडंट लुक लाइक अ सेम टीम। और कराची, मैं समझता हूँ कि कराची वाला जो आखिरी मैच था उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा उस मैच से, बिकॉज उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत बड़ी हुई थी। एलेक्स हेल ने बहुत ज़बरदस्त बारी ली थी और साथ साहिबजादा ने, और उन्होंने मैच की टोन सेट कर दी थी। सो इस्लामाबाद के लिए ज़रूरी है कि देर टॉप ऑर्डर फायर्स, बिकॉज इनके जो ओवरसीज होते हैं वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। दे बीन वेरी लकी विद द ओवरसीज, या आप कह लें कि उन्होंने पिक्स बहुत अच्छी की और जब उन्होंने जो लड़के पिक किए हैं दे स्कोर्ड रन्स, तो विच इज़ गुड। और इन फॉर्म प्लेयर्स को अक्सर वो पिक करते हैं, जो कि होना भी चाहिए, तो वो फिर अच्छा खेलते हैं लड़के। एंड थोड़ा बेहतर हुआ होगा शादाब खान की परफॉर्मेंस से। उनका कैप्टन है वो बीच में फिट नहीं था, सो नाउ इज बैक अगेन, फिट हुआ है, उसने थोड़ी बैटिंग भी की है, उससे कॉन्फिडेंस आया होगा, अच्छी बैटिंग की है, आउट भी किए हैं, विकेटें मिली हैं। हालांकि बॉलिंग वो इससे बेहतर करना चाहेगा लेकिन उसे विकेटें भी मिली हैं। सो कॉन्फिडेंस बूस्टर उनके लिए बहुत अच्छा था लास्ट गेम। मूविंग इनटू दिस बिग गेम, क्वेटा आल्सो अ वेरी कंसिस्टेंट टीम। अब बात ये, लाहौर में अगर तो पिचेस हुए पहले जैसे, तो क्वेटा की जो हमने बॉलिंग देखी थी, क्वेटा बेसिकली अपनी बॉलिंग के सर पे उन्होंने मैचेस सेट किए थे और साथ उनके जो है ना फिन एलन पहले अच्छा खेल रहे थे, अब मेरा ख्याल है वो है नहीं। और बाकी जो प्लेयर्स हैं ना उनको जिम्मेदारी अब लेनी पड़ेगी। रायली रोसू भी शायद अब नहीं है, आई डोंट नो उनके स्क्वाड में वो वापस आए हैं या नहीं आए हैं। सो हैविंग सेड दैट, क्वेटा यू नो दे हैव टू, उनके जो सीनियर प्लेयर हैं, लोकल प्लेयर हैं, उन्हें मेजर शेयर लेना पड़ेगा। हसन नवाज उनके लिए बहुत अच्छा खेल रहा है, सो ही हैज टू कीप डूइंग दैट। और बाकियों को भी चिप इन करना पड़ेगा इस मैच में। ये आसान मैच नहीं होगा। लाहौर में क्वेटा बहुत अच्छा खेली थी और इस्लामाबाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेली। सो वो मूविंग इन, वो एक आफ्टर थॉट जरूर है, लेकिन वो प्रीवियस है, पास्ट है, जिसकी कह लें कि कोई मेंटल से ज्यादा आगे कोई हैसियत नहीं है। एक रेफरेंस है कि यार इन पिचों पे आप अच्छा नहीं खेले थे, अब आप इस पे दोबारा से अडेप्ट करें। इससे ज्यादा कुछ नहीं है और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद को इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इस्लामाबाद की बात की सलमान भी, आपने बैटर आपने कहा कि टॉप ऑर्डर का चलना बड़ा जरूरी है, उस पर ज्यादातर डिपेंडेंट वो टॉप ऑर्डर पर ही है कि जैसे पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें, नसीम शाह उस तरह से फिट दिखाई नहीं दे रहे और लास्ट मैच भी नहीं खेले। इसके अलावा ऐसे बॉलर्स आप समझते हैं कि हैं जो लाहौर की कंडीशन को सूट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सीम भी है, वेरिएशन भी है, स्विंग भी है, सारा कुछ मिलता है। लास्ट मैच जो इस्लामाबाद खेला वो फ्लैट सर्फेस पे खेला है, तो अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप समझते हैं बॉलिंग यूनिट जो है वो परफेक्ट है इस्लामाबाद का? देखिए, अब फास्ट बॉलिंग उनकी है तो अच्छी, लेकिन दे डिडंट बॉल वेल इन लाहौर। अब गर्मी बहुत बढ़ गई हमजा, अब जो है ना धूप की शिद्दत बहुत ज्यादा है, पहले इतना ज्यादा नहीं था। अब देखना है कि जब अब लाहौर में मैचेस होते हैं तो कैसे पिच बनते हैं। मैंने तो अभी तक पिच देखा नहीं, आज फर्स्ट गेम में आज जाएंगे इसको तो देखेंगे, तो काफी आइडिया हो जाएगा कि कैसे पिच तैयार किए इन्होंने इन मैचेस के लिए।
तो फिर आप कह लीजिए कि फिर देखा जाएगा कि कौन सी टीम उस पर क्या खिलाती है, क्योंकि इस्लामाबाद ने तो सिलेक्शन ब्लंडर भी किया था लाहौर में, जहाँ पे लोग 4-4 फास्ट बॉलरों से कह रहे थे, वो 4 या 3 स्पिनरों से खेल रहे थे। तो आई एम श्योर कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल इस तरह। लेकिन अच्छा, अगेन पिच डिपेंडेंट है कि पिच कैसी होगी। हाँ जी। अच्छा, अहमद सईद साहब, सलमान भी ने अभी कहा कि लास्ट मैच इस्लामाबाद की वो सिलेक्शन पुअर थी, ऑल्दो अभी इनका जो बॉलिंग यूनिट है वो तगड़ा दिखाई दे रहा है। डिपेंड करता है कि अब ये विकेट कौन सी होती है। वैसे ट्रैक रिकॉर्ड पीछे लाहौर में क्या है इनका, ये 4 कंसेक्टिव मैच जो हारे हैं, ये कंडीशन मेरे ख्याल ऑलमोस्ट ये लाहौर ही की थी। ये देखें इस वक्त जो लाहौर का जो इनका प्रीवियस मैच हुआ है क्वेटा और इस्लामाबाद का, उसकी स्कोर शीट अभी हमारे सामने पड़ी हुई है। इस सीजन में दोनों मैच क्वेटा ग्लेडिएटर्स जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और वो दोनों मैच जीत के हेड टू हेड जो भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड बेहतर कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। जो लाहौर वाला मैच खास तौर पर है, और लाहौर में जितने ही मैचेस उनमें हुए, उनमें जिस चीज़ का मैं तज़किरा करना चाहूँगा वो जाहिर है कि टैक्टिकल सुपीरियरिटी है जो सऊद शकील ने शो की है बाकी कैप्टन्स के अगेंस्ट, और जिस तरह से उन्होंने मैचेस को मैनेज किया है अपनी कप्तानी से, वो बहुत शानदार था। इस्लामाबाद के अगर हम देखें तो दोनों जो मैचेस उन्होंने क्वेटा के अगेंस्ट खेले उसमें उन्होंने 7-7 बॉलर इस्तेमाल किए हैं। तो इस्लामाबाद को बॉलिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि उन्हें तजर्बे करने पड़ रहे हैं, या उन्हें अकॉर्डिंग टू कंडीशन बहुत ज़्यादा बॉलर्स उन्होंने यूज़ किए हैं। तो जो टैक्टिकल सुपीरियरिटी शो की है सऊद शकील ने कप्तानी के हवाले से लाहौर की पिच के ऊपर, मेरा ख्याल है कि वो डिफरेंस था। और अब जो बाकी उनके पास अब चूंकि प्लेयर्स वो वाले अवेलेबल नहीं है, तो जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि सीनियर प्लेयर्स को यहाँ पर जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और ख़ास तौर पर आज मैं चाहूँगा कि ख्वाजा नाफे जो है वो परफॉर्म करें, और वो जो है उसको स्टैम्प करें जो परफॉर्मेंस वो देकर आ रहे हैं, उसकी बेस पर क्योंकि फ्यूचर उनका जो है वो डिसाइड होगा। तो वो एक बहुत अच्छा टैलेंट है ख्वाजा नाफे, उनको जितने मौके मिलने चाहिए उन मौके से उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जो भी प्लेयर, जो भी लोकल प्लेयर जिनको फ़ायदा आज मौका मिल रहा है, उनको उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान भी, इतने गर्मी की आपने बात की कि लाहौर में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो अब ये रात का टाइम मैच होगा, तो यूजुअली लाहौर में ऐसी गर्मी के बाद आपने भी कदाफी में खेला है, क्या ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर ये डिपेंड करता है कभी हो भी जाता है या और लाहौर में नहीं भी होता? अब हमजा ये भी दिन का सवाल है, यानी कि होगा या नहीं उसी वक्त पता चलेगा। अभी तो गर्मी की शिद्दत बहुत है, पिंडी में भी बहुत थी, लेकिन वहां पर हमजा आई नहीं ड्यू, अभी तक पीएसएल में ड्यू आई नहीं। अर्लियर ऑन कराची में शायद एक आध दिन थोड़ी बहुत थी, बिल्कुल मिनिमम, यानी कि ना कोई असर करने वाली, कोई ना फर्क नहीं पड़ना था, इतनी सी ड्यू थी जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी पिंडी में तो हमने बिल्कुल ही नहीं देखी, और लाहौर में आज पहला मैच है, तो आज रात तक पता चलेगा कि ड्यू पड़ती है या नहीं पड़ती। गर्मी तो बहुत है, लेकिन कई बार ऐसा होता है शाम से हवा चलनी शुरू हो जाती है, फिर हवा चलती है, चाहे लू ही चले, तो फिर ड्यू नहीं आती। तो अब देखना है कि आती है या नहीं आती, उस वक्त हवा चलती है कि नहीं चलती, पहले से कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अहमद सईद साहब, वैसे ये तो डिपेंड करता है विकेट की कंडीशन को देख के और सारा होता है, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड की आपने अब ये जो ड्यू की आपने बात की, इस पर अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, मैं ऑलमोस्ट उसी टाइम पे हम यहाँ फुटबॉल खेल रहे होते हैं ग्राउंड्स के अंदर जब ये मैचेस हो रहे होते हैं, तो जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि अभी तक यहाँ पर कोई ड्यू नहीं पड़ी है, और जो मतलब जो मौसम की सूरत हाल अब हमें देखने को मिली आज दिन में, जो उसकी तफसीलात हमने मालूम की है, उसमें भी इस बात का इम्कान बहुत कम है कि आज ड्यू पड़ेगी। तो ये ड्यू वाला फैक्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं होगा। तो इस पर्सपेक्टिव में देखते हुए टॉस क्या मैटर करेगा, या फिर वो डिपेंड करेगा जिस विकेट पे खेल रहे हैं उस विकेट के अकॉर्डिंग? लेकिन सबसे पहले देखना पड़ेगा सरफेस किस तरह की बनी है, सरफेस के मुताबिक फिर ये डिसाइड होगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करके फायदा उठाती है। तो ये तो उस वक्त पता चलेगा जब हमारे सामने पिच आएगी। हाँ, और ये हमने देखा, इससे पहले कराची में कहा जाता 6 मैचेस हुए, पहले बैटिंग करने वाले जीते, लेकिन ये फैसला ज़ल्मी ने गलत किया। ठीक है, ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करके भी देख ली, बॉलिंग करके भी देख ली, वो तो पिंडी के ऊपर मैचेस थे। तो लाहौर में जब ये मैचेस हुए, इस्लामाबाद कोयटा ये वाला मैच, और इससे पहले भी तो क्या रहा टॉस का, बैटिंग? देखें, एक दफा कोयटा ने जो है वो जो लाहौर वाला मैच था उसमें तो कोयटा ने चेज किया था, और जो पिंडी वाला मैच था इस्लामाबाद के खिलाफ, उसमें कोयटा ने पहले बैटिंग की, जिसमें उन्होंने 263 रन स्कोर किए थे, जो इस पीएसएल का सबसे बड़ा स्कोर है, जिसमें हसन नवाज ने सेंचुरी भी स्कोर की थी। तो मैं जिस टैक्टिकल सुपीरियरिटी की बात कर रहा हूँ, जिस समझ की बात कर रहा हूँ सऊद शकील के, वो दरअसल यही है कि बाकी कप्तानों को अगर हम देखें, बाबर आजम की भी अगर हम बात करें, इतना अरसा कप्तानी करने के बाद भी उनको जो है वो मतलब वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग इसलिए कर रहे हैं कि पिंडी की टॉस जीतकर चेज के लिए से जा रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि पिंडी की पिच का जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है। तो देखना पड़ेगा कि पिच किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंग फिर जाके डिसीजन होगा। और ड्यू का जहां तक सवाल है, तो मुझे लगता है कि आज ड्यू नहीं आएगी लाहौर में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये चूंकि अब ये स्क्वाड की बात हो रही है, सलमान भी इन 10 मैचेस में जो ग्रुप स्टेज में खेले हैं, ब्रेव कैप्टन आपको कौन सा लगा डिसीजन मेकिंग के हवाले से, बॉलर को यूटिलाइज करने के हवाले से, अगर इन दोनों कैप्टन का कंपैरिजन किया जाए? तो अगर तो आप सेंसिबल का सवाल करें तो फिर मैं कोई जवाब दे देता हूँ। ब्रेव तो सारे वो लगे हैं जिन्हें पता भी था कि इधर पहले बैटिंग करनी है, उन्होंने फिर भी बॉलिंग कर ली।
चलिए इसको हम सेंसिबल में ले जाते हैं। आई थिंक स्मार्ट कैप्टन्स वही हैं जिन्होंने अपनी टीमें सही सिलेक्ट की हैं और अंदर उनको यूटिलाइज किया है। देखिए पिंडी में इतने बैटिंग पिच थे, ज़ल्मी के 4-5 से ज्यादा आउट नहीं होते थे, वो फिर भी इतनी लंबी बैटिंग लाइन से खेलते रहे और कम बॉलरों से खेलते रहे। जबकि अच्छे बैटिंग पिचेस के ऊपर 8-8 बैट्समैन आपको नहीं चाहिए होते, आपको बॉलिंग पूरी चाहिए होती। 2-3 भी बैट्समैन अच्छा खेल जाए तो पूरे ओवर खेल जाते हैं और ठीक ठाक वो पिटाई भी कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़ल्मी के अलावा कुछ और भी टीमों ने किसी जगह जगह पे, जैसे मुल्तान ने यासिर खान को शुरू में खिलाया ही नहीं, हालांकि अब पाकिस्तान का कैप्टन है रिजवान एंड ही इज अ गुड कैप्टन, लेकिन समटाइम्स यू मेक मिस्टेक्स, उन्होंने की हैं गलतियां। और उसके अलावा अगर आप देखें साउथ शकील खुद को बैटिंग नहीं अच्छी की लेकिन कप्तानी बहुत अच्छी की, ठीक है। साउथ शकील को सपोर्ट मिलती है दूसरे एंड से, वरना उन्होंने 40 ओवर खेल के भी 30-32 किया एक मैच में, नॉट आउट, सॉरी 20 ओवर खेल के। और दूसरे मैच में, अभी पिछले मैच में भी कुछ 24-25 बॉलों में उनके 17-18 रन थे, जबकि जो है वो और ज्यादा, जाहिर है इससे ज्यादा होने चाहिए थे, 40-45 होने चाहिए थे कम से कम इतनी बॉलों में। तो लेकिन उन्होंने कप्तानी अच्छी की है। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखें तो आप सोचते हैं कि यार इतने चेंजेस क्यों करते रहे, बट अगेन देन वी डोंट नो कि वो अकेले कप्तान ने किए हैं, वो कोच ने किए हैं, वो उनका कोई कोर ग्रुप है जो मिलके सारा कुछ करता है ना। आजकल ये भी बड़ा मसला है, यू डोंट नो कि जिम्मेदारी आनी किस पे है वो, और जब 4 बंदे मिल जाते हैं फिर तो बिल्कुल ही पठा बैठ जाता है, पता ही नहीं लगता कि है कौन, ठीक है ना। एंड आई थिंक दैट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अगर हम ओवरऑल अपने सिस्टम में देखें ना, यू शुड हैव अ चीफ, यू शुड हैव अ पर्सन जो आके कहे कि ये डिसीजन मैं ओन करता हूँ, ये हम सब ने मशवरा किया है एंड देन वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा फैसला है, मैं इसको ओन करता हूँ और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हमें कोई जिम्मेदार नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ ना ये जो एक वो कलेक्टिव थ्रो आउट है ना कि जी ऐसी मिलके कितना है जी, कमेटी का फैसला है जी, बोर्ड का फैसला है, आई थिंक दिस इज अ साइन ऑफ ग्रेट वीकनेस। जिधर है वहां पे, जहाँ पे एक एक चीफ है, उन्होंने देख लो फिर कितना बड़ा कम दिखाया। लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं ना कि बाद में अगर किसी पे मलबा गिरे तो किसी एक पे ना हो, कहीं उनको पूछ लो, कहीं उनको पूछ ले। बहरहाल जी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा में जो रिकॉर्ड्स बने उन पर बात करेंगे, प्लस पाकिस्तान का अगेंस्ट बांग्लादेश जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से, जिसका आज क्वालिफायर खेला जाना है, कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस पर हमने बात की, स्क्वाड की बात की, प्लेइंग 11 की बात की और थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही दोनों टीम्स की जानिब से उस पर बात की। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए इन परफॉर्मेंसेज की बेस पर। ये सवाल ये पूछना है कि इन परफॉर्मेंसेज की बेस पर PSL की या फिर डोमेस्टिक की या कायदा कप की, इस सारी सूरत को देखते हुए ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया, जो 3 T20 मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश जो कि अब सिर्फ लाहौर में खेले जाने, इससे पहले 5 T20 मैचेस थे जिसमें 2 मैचेस फैसलाबाद में खेले जाने थे, जहां पर नेशनल T20 कप भी हुआ, ODI कप भी हुआ, हमने वो देखा। उसके बाद अब जो टीम अनाउंस की गई है वो अगर टीम हमारे साथ स्क्रीन पर दिखा दी जाए, जिसमें सलमान अली आगा कप्तान है जी, शादाब खान वाइस कप्तान। शादाब पर बड़ी बात की जा रही थी, शादाब खान बीइंग वाइस कैप्टन दोबारा से उनकी एंट्री होगी, लास्ट T20 में भी हमने देखा। उसके बाद इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान जिसके बारे में बड़ा इंतजार किया जा रहा था, और साइम अयूब। अब बड़ी बात इसमें यह है कि शाहीन अफरीदी नहीं है इसमें, बाबर आजम नहीं है इसमें, मोहम्मद रिजवान नहीं है इसमें, और 1-2 और ऐसे चेहरे हैं जो इसमें नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है, सुफियान मुकीम अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए, क्योंकि शादाब खान की एंट्री हुई है, अबरार वापस उसी तरह स्क्वाड का हिस्सा है, और इसके साथ साथ अगर स्पिनर की बात की जाए तो इसमें साइम अयूब को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं। लेकिन सुफियान मुकीम के बारे में बड़े सवाल उठ रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड सुफियान मुकीम का जो परफॉर्मेंसेज है सही से जानते हैं, देन फिर सलमान भट्ट साहब का इस पर कमेंट लेते हैं कि आखिर वो और क्या करे कि टीम का हिस्सा बने। तो सुफियान जब से डेब्यू अहमद सही साहब जरा ट्रैक रिकॉर्ड उसका शेयर कर दें हमारे साथ। जी सुफियान मुकीम के अगर हम देखें तो उनमें सबसे पहले तो वो मंजर आम पर आए थे 2023 में एशियन गेम्स खेलने के लिए वो गए थे, जब जहाँ पर हांगकांग, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने मैचेस खेले थे। तो मैं अगर तफसील उसकी रख दूँ तो आपके सामने, तो हांगकांग के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर कराए, 11 रन दिए और 2 विकेटें ली। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर्स करवाए, 18 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर्स में 32 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। यूँ 10 ओवर में उन्होंने 61 रन दिए और 9 खिलाड़ियों ने आउट किए। 2024 के नवंबर में जो है वो कौमी टीम में आते हैं। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवर करवाए, 21 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट किया। उसके बाद एक मैच
जो होबर्ट में हुआ था उसमें 7 ओवर्स का मैच था, उसमें उनको 1 ओवर कराने को मिला और उन्होंने 9 रन दिए। उसके बाद जिम्बाब्वे ले जाया जाता है जहां पर वो 3 मैच खेलते हैं, पहले मैच में 4 ओवर 3 विकेटें हासिल करते हैं, 19 रन देके। दूसरे मैच में वो रिकॉर्ड स्पेल करवाते हैं, 2.4 ओवर 3 रन देकर वो 5 खिलाड़ी आउट करते हैं। तीसरे मैच में वो 4 ओवर में 19 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट करते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहां वो टीम में नहीं होते। एक मैच वो वहां खेलते हैं जिसमें उन्हें 4 ओवर में 53 रन कंसीड कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 206 रन जो है वो डिफेंड करने में नाकाम रही थी पाकिस्तान की टीम। ये वो मैच है। एक मैच उनका खराब गया, उसके बाद वो दोबारा टीम से बाहर होते हैं, फिर वो वापस आते हैं साउथ अफ्रीका वाले ओडीआई में, जिसमें पहली बॉल पर ही वो आकर आउट कर देते हैं और उसके बाद वो 4 विकेटें भी लेते हैं उस मैच के अंदर। उसके बाद वो न्यूजीलैंड में जाते हैं, दोबारा वो बेंच पर होते हैं, वो उसके बाद वापस आते हैं, उनको मौका मिलता है। एक मैच में वो 2 ओवर करवा के 6 रन देते हैं और 2 खिलाड़ी आउट करते हैं। ये वो मैच है जिसमें शादाब खान ने 2 ओवरों में 33 रन कंसीड किए थे। उनके टोटल जो ओडीआई मैचेस हैं उनमें उन्हें 7 खिलाड़ी आउट किए हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट का उनका रिकॉर्ड है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर किया। उसके बाद वो पीएसएल में आते हैं तो उनको सिर्फ 3 मैचेस खेलने को मिलते हैं। न जाने वो क्यों वो टीम से बाहर हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि सिर्फ इसको जस्टिफाई करने के लिए या जो प्लेयर जिनको टीम में लाने के लिए पहले से प्लान बनाया होता है उनको प्लान में रखने के लिए इस तरह के लड़कों को बाहर किया जाता है और फिर हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के कत्ता धरता है उनको ये गिला होता है कि लड़के जो है वो छोड़ के बाहर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। तो एक खराब मैच उस लड़के ने अब तक खेला है और वो अब टीम से बाहर हो गया और वो सीरीज भी बांग्लादेश के खिलाफ है। जी सलमान भाई, ओवर टू यू। सुफियान मुकीम के स्टैट्स अहमद ने शेयर कर दिए। आखिर इसके अलावा वो और क्या करे कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए, या फिर ये कंडीशन उसको सूट नहीं करती, या फिर ये टीम ऐसी तगड़ी है कि सुफियान जो है वो इनके खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाएगा? क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ख्याल है कि जो इसने स्टैट्स की डिटेल बता दी हैं उसमें तो इनफ परफॉर्मेंसेज हैं और हमने देखा भी है उसे इंटरनेशनल लेवल पे वो अच्छी बॉलिंग करता है और वो डिसेप्टिव बॉलर है। और न्यूजीलैंड में जब उसने बॉलिंग की थी तो उनके खिलाड़ियों को भी वो इतना समझ नहीं आ रहा था। साउथ अफ्रीका में भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर भी वो टीम में नहीं आया। तो जाहिर है आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार ये क्या मसला, क्या है, क्या चक्कर है। अब देखें पाकिस्तान के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा है, अब इस होम सीरीज में 5 फास्ट बॉलर हैं और 2 कीपर हैं। साहिबजादा तो एज अ बैट्समैन ही टीम में आ जाते हैं, उनके नाम के आगे भी कीपर लिख दिया है। लेकिन आपको इकट्ठे 2 कीपर चले, एक वो क्वेश्चन काफी है कि चलो एक बंदा और कीपिंग कर लेता है, लेकिन टू हैव 5 फास्ट बॉलर्स एक अपने ही मुल्क में एक होम सीरीज के अंदर आप अनाउंस कर रहे हैं, देन जो आपका परफॉर्मिंग स्पिनर है वो नहीं कर रहे। और इसमें बिल्कुल ऐसे पॉइंट आउट हो सकते हैं एटलीस्ट 2 से 3 बॉलर ऐसे हैं कि जिन्होंने काफी मार खाई है और जिन्होंने अगर थोड़ी बहुत विकेटें ली हैं तो वो विकेटों वाले गेंद नहीं थे, बस मिल गई विकेटें। तो ये तो कोई भी नंबर्स देखने वाला ये चीज बना सकता है, लेकिन यहाँ तो नंबर्स के साथ साथ बाकी चीजें भी सबके सामने यहाँ है कि इसके नंबर्स भी अच्छे हैं और साथ साथ उसने बॉलिंग भी अच्छी की हुई है। लेकिन उसके बावजूद वो अगर उसको जगह नहीं मिलती तो वो अनफॉर्चुनेट है, उसे चाहिए मेहनत करे। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, आपकी जगह नहीं बनती या आपको जगह मिलती नहीं है, सॉरी बनती तो है, मिली नहीं। तो ऑल ही कैन डू इज कीप फाइटिंग, कीप प्लेइंग और वो पुश करेगा। मेरा नहीं ख्याल वो रुकेगा। इज मच बेटर देन सो मेनी अदर स्पिनर। और वो कितने लकी लोग हैं जिनकी जगह नहीं भी बनती है और उनको जगह मिल जाती है। या तो शादाब खान की परफॉर्मेंसेस बहुत आउट क्लास रही हो ना, कि लास्ट जो T20 सीरीज हुआ है उसमें अच्छी खासी मार पड़ी और शादाब खान पर बड़ी बात हुई कि इनको कमबैक करवाया, एज वाइस कैप्टन करवा दिया और उसमें भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इसके बावजूद शादाब को कैरी करना। फिर बात की जाती है पाकिस्तान में कि पर्ची जो है वो तगड़ी है और इसको फिर डिफेंड करने में जो सिलेक्शन कमेटी वो नाकाम हो जाती है। देखिए शादाब को तो वो कैरी कर ही ले, लेकिन ये अकेले शादाब की बात नहीं है, और भी हैं एटलीस्ट 2-3 लोग हैं जिनकी वो मतलब क्वालिटी आउटपुट नहीं है। अब वो नंबर 1 आधा आ गया है को कर करा के, लेकिन वो टॉप लेवल के ऊपर वो कोई इतनी कोई इफेक्टिव वो चीज नहीं है। बहरहाल क्या कह सकते हैं, अब जो है बेस्ट ऑफ लक टू देम। यही कहेंगे कि अपना हार्डवर्क करे और अपनी मेहनत करे, बाकी ये अहमद बताएंगे और बाकियों के भी अदाद शुमार एंड पर हम यही कह सकते हैं कि जो है फिर यही 2-3 नाम भाट साहब ने लिए, उनमें से मतलब मैं बतौर एनालिस्ट जो एक नाम मेरे ध्यान में फौरी तौर पर आया वो जाहिर है कि मोहम्मद हारिस का नाम है। मोहम्मद हारिस जिनको विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। मोहम्मद हारिस के अगर मैं आपके सामने नंबर रखूं तो उन्हें पाकिस्तान के लिए अब तक 14 T20 इंटरनेशनल खेले हैं जिसमें उन्हें 191 रन बनाए हैं। उनकी बैटिंग एवरेज 13 की है और उनका स्ट्राइक रेट 124 का है। जिस स्ट्राइक रेट का वावेला मचाते हैं ना ये मोहम्मद हारिस का,
पाकिस्तान के उनका स्ट्राइक रेट 124 का है। इस पीएसएल में उनके स्कोर 8, 9, 7, 13, 17, 20 और 28। एक 87 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली, वो लूजिंग कॉज के लिए थी, मैच खत्म हो गया था, उसमें वो आके मारते रहे। एक 45 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली जिसमें टॉप ऑर्डर स्कोर कर गया था और वो एंड पे वही आके बल्ला चलाया, 2 लग गई, 4 लग गई, 3 एज होकर चौके हो गए। तो इस तरह की इनिंग्स है। मतलब 2 साल के अंदर मोहम्मद हारिस की सिवाय वो साउथ अफ्रीका वाली 3 शॉट्स जिनकी रील्स बना बना के लोगों का दिमाग खराब किया हुआ है, मोहम्मद हारिस की इसके अलावा कौन सी ऐसी इनिंग्स है? 50 लिस्टें मैच हैं, 1 सेंचुरी है, 13 फर्स्ट क्लास मैच हैं, 3 उनकी जो है उसमें 50 हैं, और अब तक 3, 4, 5 साल हो गए सर्किट में सिर्फ 13 फर्स्ट क्लास मैच उन्हें खेले हैं। मैच हार के कप्तान बनाए तो मैच हार कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हार गए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस किस्म के स्टैट्स है, कौन से ऐसी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर, मतलब 2 साल हो गए ना मोहम्मद हारिस, कम से कम 2022 के वर्ल्ड कप में ही आए थे, अब तीसरा साल होने को आया है। एक मैच दिखाएं जिसमें जिम्मेदारी लेके मोहम्मद हारिस ने मैच जितवाया हो। आप पीएसएल निकाल लें, एक पिछले 2024 के पीएसएल में एक मैच था जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो मैच विनिंग इनिंग्स थी, लेकिन किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपने हारिस को लाया? हसीबुल्लाह कहां चला गया? हाँ। हसीबुल्लाह को तो खिलाए बगैर टीम से बाहर निकाल दिया, उसे पिछले 3-4 टूर में टीम के साथ रखा है, खिलाए नहीं है, एक मैच खिलाते हैं फिर बाहर कर देते हैं। तो अगर इस तरह लड़कों को लेकर आना है तो फिर बाद में आपको ये गिला नहीं होना चाहिए कि लड़के हमारे कहां जा रहे हैं छोड़ छोड़। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद ऐसे वैसे बहुत से चेहरे हैं, इनको बनता नहीं था। अब हारिस रऊफ की बात की जाए, जो हर ओवर में T20 के आखिरी ओवर में 22 से 24 रन खाना सवाब का काम समझते हैं, वो भी इस टीम में शामिल। और अगेन वही बात की, इन कंडीशन में 5 फास्ट बॉलर की आखिर क्या ही जरूरत थी। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान के स्क्वाड के अगेंस्ट बांग्लादेश सीरीज 3 T20 मैचेस की सीरीज लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेली जानी है। डेट इज येट टू बी अनाउंस, लेकिन स्क्वाड सामने आ गया, उसको हमने डिस्कस भी किया। हारिस रऊफ की ब्रेक पे जाने से पहले बात हम कर रहे थे कि अहमद सईद साहब, हारिस रऊफ ऑन व्हाट बेसिस? वैसे तो इसमें बहुत से चेहरे, बहुत से ऐसे नाम हैं कि सवाल यही बनता है कि ऑन व्हाट बेसिस, क्या आखिर है क्या उनके स्कोर कार्ड में, उनके पास है क्या जो वो इस प्लेइंग 11 या स्क्वाड का हिस्सा हैं और होंगे। हारिस रऊफ जिन्होंने भी आखिरी मैच लाहौर कलंदर का जो आखिरी मैच खेला, उसमें भी आखिरी ओवर में इन्होंने 22 रन फिर से दे दिए, और ये एक रूटीन मैटर है उनका कि आखिरी ओवर में 22, 24, 26 रन देना, वो उसको कोई बॉदर नहीं करते, समझते ही नहीं है। देखें बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है इस पीएसएल में अगर आप देखें तो वो जो जिस मैच से लाहौर कलंदर्स का मोमेंटम टूटा था, वो भी वो मैच था जो उन्होंने कराची के अगेंस्ट किया, इसमें 48 रन चाहिए थे 3 ओवर में, और इरफान न्याजी शायद वो वाहिद आदमी रह गए थे जिनसे मैंने मार नहीं खाई थी इस पाकिस्तान की पिच के ऊपर, इस सर्किट के अंदर। तो इस तरह मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। और देखें, जब बांग्लादेश सीरीज है जहां पर आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर प्रोज को रेस्ट करवा दिया है, शाहीन अफरीदी को आपने रेस्ट करवा दिया है, तो हारिस रऊफ को भी थोड़ा सा रेस्ट दे, किसी नए लड़के को खिला रहे थे। तो बांग्लादेश की सीरीज मतलब एक ऐसी सीरीज होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए जिसमें पाकिस्तान अपने सीनियर लड़कों को रेस्ट दे के नए लड़कों को चांस दे दे। अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा मामला नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जब आखिरी बार पाकिस्तान टेस्ट खेलने आए तो हमें क्लीन स्वीप करके गई थी, और अब जो बांग्लादेश ने 3 मैच खेलने आने, हमें वो संजीदगी से लेने पड़ेंगे। तो ये जो सारे लड़के मतलब जिनकी आपने बात की है, हारिस रऊफ की भी, और इस तरह मोहम्मद हारिस की भी हम बात कर चुके हैं, इससे पहले हमने काफी सारे, मतलब इनकी वजह से जो लड़के, जिन लड़कों का हक मारा जाता है, सुफियान मुकीम की अगर मैं आपके सामने अभी बात की थी हमने, इन परफॉर्मेंसेस के बाद एक लड़का डगआउट में जाके बैठता है 1.5 साल 2 साल की मेहनत करने के बाद, और वो देखता है कि वही लड़के खेले जा रहे हैं जिनको 80-80 रन लगते हैं, जिनको जो है वो ना T20 का पता है ना ODI का पता है, रन उनको मुस्तकिल लगे जा रहे हैं। तो उन लड़कों के ऊपर क्या बीतेगी? वो मेहनत करें भी, जिस तरह से भट्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मेहनत करनी चाहिए, फर्स्ट क्लास खेलना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ व्हाट? वो क्यों खेले फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और वो क्यों इतनी मेहनत करे जब उनको टीम में जगह नहीं मिलनी, और घूम फिर के फिर वही चेहरे। मुझे, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे ये कहने देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में पहले जो है वो लाहौर कलंदर्स का एक वो चल रहा था, अब जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो जिस तरह से टीम इस तरह से बनाई गई है, तो हमें ये लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो इन्फ्लुएंस है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो सुमन भी हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, शाहीन को भी रेस्ट दे दिया, बाबर को, रिजवान को, तमाम सीनियर, चले इन्हें भी अब सीनियर कंसीडर किया जाता है, और ये वो चेहरा है जिनको एज हम पेसर यूज करते हैं कि उन कंडीशन पर जहां पर बड़ा फास्ट ट्रैक हो वहां पर इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन पाकिस्तानी कंडीशन में हारिस रऊफ को और मुसलसल इन्हीं को लेके आना, मार पड़ने के बावजूद इन्हें को लेके आना, तो ये कुछ रीजन आपको समझ आती? प्रोबेबली हमजा, ये जो सीनियरिटी है कि सीनियर फास्ट बॉलर, एक दो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर होने चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इतना मतलब कह लो कि बहुत अपनी बेस्ट पे बॉलिंग नहीं कर रहा, लेकिन इफ दे लुक अराउंड और देखें कि शाहीन भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे और भी 1-2 प्लेयर है, तो यही एक बंदा आपके पास बचता है जो 140 प्लस बॉलिंग करता है। बल्कि अब तो मतलब काफी सारे बॉलर है जो 140 प्लस
से जाने जाते थे, लेकिन अगर आप उनकी एवरेज स्पीड पीएसएल में देखें तो वो 135 140 से काफी नीचे हैं वो। हाँ जी, ठीक है, तो प्रोबेबली वन ऑफ दोज पीपल जो तेज बॉलिंग कर लेता है, ही कैन बॉल अप टू 150 क्लोज 145 के वो जाता रहता है, तो शायद उन्हें ये एडवांटेज मिला हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो आई थिंक वॉट एवर, आप इस टीम में कहीं पर भी सुफियान मुकीम को जरूर डाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उसको डाल सकते। और ठीक है, वो ऐसे फिर से वही चेहरे हैं जिनकी जरूरत एज सच उस तरह से नहीं थी, क्योंकि होम सीरीज है। अच्छा, इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपकी जहाँ से ले लूँ बट साहब, ये जो अली रजा हैं जिनकी बहुत मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी की है इस पीएसएल के अंदर, 2 मैच उनके ख़राब निकले हैं इस पीएसएल में, तो ये बिल्कुल ठीक है कि उन्हें अभी हमें सीज़न खिलाने चाहिए 1-2 फर्स्ट क्लास के। लेकिन ये जो इस तरह के टूर्स आते हैं, होम सीरीज़ है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो इसमें अली रजा को अगर हम मतलब ट्राई कर लेते हैं और उन्हें ये कन्वे करते हैं कि हम आपको इस सीरीज़ के लिए ही सिर्फ पर्टिकुलरली ट्राई करना चाहते हैं, तो क्या ये बुरा ऑप्शन था? नहीं, ऑप्शन बुरा नहीं था, लेकिन अभी नहीं है अहमद, अभी नहीं। हमने पहले ये बहुत दफा कर लिया लड़कों के साथ, एंड देन वी हैव सीन द रिजल्ट्स। सो आई थिंक ज्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए टैलेंट को देख। अली रजा हैज टू गेट फिट, ही इज वेरी लीन, ही इज वेरी गुड, लेकिन ही हैज टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। आपने उनको करीब से नहीं देखा, वरना शायद आप ये बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि जो है ना बहुत अच्छे हैं वो भी, उबैद शाह भी, ये बच्चे, इनका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन इनको 1-1.5 साल 2 साल 1 से 2 सीजन इनको पूरे आप लगाने दें मेरा ख्याल है। उसके बाद इनको सिंक इन करें, उसके बाद इनको सिंक इन करें। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर फिर जब बंदा ऊपर से अगर नाकाम होता है ना, तो वो फिर उसको बड़ी दूर भी ले जाते हैं। सो ही नोस कि वो मिक्स का हिस्सा है, वो मिक्स से दूर नहीं है। अब ये मुझे नहीं लगता कि ये 2 साल वेट करेंगे, कभी भी खिला देंगे। लेकिन मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि इफ आई वाज द पर्सन डिसाइडिंग, तो मैं इसको और उसको कम से कम 2 सीजन अगले खिला के और इनको प्रॉपर इनका एक प्लान, इनका एक पाथवे बना के इन्हें सिंक इन करता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब होगा क्या इनके साथ, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और पीसीबी का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि 1-2 मैच में परफॉर्म करने के बाद वो हारी जाती है और वापस उनको टीम में लाया जाता है, और वहां पर अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको इतना पीछे छोड़ दिया जाता है कि वापस मुड़कर वो चेहरा याद भी नहीं रहता। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।